Hello guys, in this lecture we are going to solve the problem on balancing of rotating masses. This is the ninth problem so far. Here I am going to read out the question of the problem, and this problem is similar to the previous problem. Okay, so here I will read out the question of the problem. A 3.6 meter long shaft carries 3 pulleys. So here they have given a shaft of length 3.6 meter, and this shaft carries 3 pulleys, 2 at its 2 ends and the third pulley at the midpoint. So here they have given the arrangement of these 3 pulleys. 2 are attached at the end of the shaft and 1 is attached at the middle of the shaft. Okay, 2 pulleys are attached at the 2 ends, means 2 ends of the shaft, and third pulley means another pulley is attached at the middle of the shaft. The 2 end pulleys have masses 79 and 40 kg respectively. So here they have, here in this question the masses are given in the form of the pulleys. Here in this problem the masses are given in the form of the pulleys. यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मासेस जो है मासेस जो है पुल्ली के फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे 2 पुल्ली का मास दिया हुआ है 79 और 40 kg. ये दो पुल्लीज एंड पे जो अटैच्ड हैं शाफ्ट के, 2 पुल्लीज जो शाफ्ट के एंड्स पे अटैच्ड है उनका मासेस है. ओके, जो पुल्ली जो शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड है उनके 2 मासेस दिया हुआ है 79 और 40 kg. नेक्स्ट, देयर CG आर 3 mm एंड 5 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ शाफ्ट रेस्पेक्टिवली. एंड ऑल्सो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है. दो पुल्ली जो शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड हैं, मिडल पुल्ली नहीं, दो पुल्लीज शाफ्ट के एंड पे जो अटैच्ड हैं उनके रेडियस भी दिया हुआ है 3 mm एंड 5 mm. ठीक है. नेक्स्ट, द मिडल पुल्ली हैज़ ए मास ऑफ 50 kg एंड इट्स CG इज 8 mm. मिडल पुल्ली जो अटैच्ड है शाफ्ट के उसका मास है 50 kg और उसका रेडियस है 8 mm. ओके, द पुल्लीज आर सो कीड टू द शाफ्ट दैट असेंबली इज इन स्टैटिक बैलेंस. सो कीड मीन्स अटैच्ड. सो हियर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, पुल्लीज शाफ्ट पे ऐसे अटैच्ड हैं कि पूरा सिस्टम, पूरा शाफ्ट जो है स्टैटिकली बैलेंस्ड है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुल्लीज जो है ऐसे अटैच्ड हैं कि शाफ्ट जो है स्टैटिकली बैलेंस्ड है, डायनामिकली नहीं, स्टैटिकली बैलेंस्ड है पुल्ली की वजह से. ठीक है. तो अगेन इस प्रॉब्लम में भी आपको स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना पड़ेगा पहले में. तो इस प्रॉब्लम में पहले आपको स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है. उस डायग्राम से हम दूसरे मासेस के एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, पुल्लीज के एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द शाफ्ट रोटेट्स एट 300 RPM इन 2 बेयरिंग्स. सो यहाँ पे शाफ्ट पे 2 और बेयरिंग अटैच्ड है. ठीक है. शाफ्ट पे जो है यहाँ पे जो है 2 और बेयरिंग दिया हुआ है और इन दोनों बेयरिंग के अंदर शाफ्ट रोटेट हो रहा है और शाफ्ट का स्पीड है 300 RPM. शाफ्ट जो है 300 RPM से रोटेट हो रहा है और वो जो शाफ्ट है ना 2 बेयरिंग्स के अंदर रोटेट हो रहा है. नेक्स्ट, 2.4 मीटर अपार्ट विथ इक्वल ओवरहैंगिंग्स ऑन दी आइदर साइड. यहाँ पे जो है ये 2.4 मीटर जो है बेयरिंग का डिस्टेंस है. यहाँ पे जो ये 2.4 जो है बेयरिंग का डिस्टेंस है और बेयरिंग जो है ऐसे अटैच्ड हैं कि दोनों साइड इक्वली ओवरहैंगिंग्स रहेंगे. मतलब टोटल शाफ्ट का लेंथ जो है 3.6 है. ठीक है. और यहाँ बेयरिंग का डिस्टेंस है 2.4 है. मतलब 2.4 डिस्टेंस बोले तो कम होगा, शाफ्ट के लेंथ से भी बेयरिंग का डिस्टेंस जो है कम होगा. तो इसका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, थोड़ा शाफ्ट जो है बच जाता है. 2.4 मीटर बोले तो बेयरिंग का डिस्टेंस, बेयरिंग के बाद भी थोड़ा शाफ्ट का लेंथ बच जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहैंगिंग्स बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेयरिंग्स जो है ऐसे अटैच्ड हैं कि दोनों साइड, बेयरिंग के दोनों साइड जो है इक्वली ओवरहैंगिंग्स रहेंगे. ओके,
नेक्स्ट, डिटरमाइन द रिलेटिव एंगुलर पोजीशन ऑफ द पुलिस। सो यहाँ पे हमको पुलिस के एंगल को फाइंड करना है। नेक्स्ट टास्क में जो है डायनामिक रिएक्शन ऑन द टू बेयरिंग्स। यहाँ पे देखो, ये डायनामिक रिएक्शन फाइंड करने के लिए एक स्मॉल फार्मूला है, मैं इसको बाद में बताता हूँ। और ये डायनामिक रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमको डायनामिक रिएक्शन बेयरिंग्स का फाइंड करना है। डायनामिक रिएक्शन जो है दोनों बेयरिंग का फाइंड करना है। सो दोनों बेयरिंग्स का डायनामिक रिएक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमको दोनों बेयरिंग्स का मास फाइंड करना है। दोनों बेयरिंग का डायनामिक रिएक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, दोनों बेयरिंग्स का मास फाइंड करना है। तो अगेन उसके लिए कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव एंगुलर पोजीशन ऑफ द पुलिस जो है स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम में ही निकल जाता है। सेकेंड टास्क डायनामिक रिएक्शन ऑन द टू बेयरिंग जो है इसको कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये प्रॉब्लम जो है प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एंगुलर पोजीशन नहीं दिया हुआ है किसी का भी, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस डायग्राम जो है बाद में निकालेंगे, वही यहाँ पे लिखा है। इन दिस प्रॉब्लम एंगुलर पोजीशन ऑफ द पुलिस मतलब मासेस आर नॉट गिवन, मासेस का एंगल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो मासेस जो है पुलिस के फॉर्म में लिया हुआ है। सो वी विल ड्रॉ दी स्पेस डायग्राम लेटर। तो यहाँ पे पुलिस का एंगल या मासेस का एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए स्पेस डायग्राम जो है बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हूँ मैं, मासेस जो है पुलिस के फॉर्म में दिया हुआ है। मासेस पुलिस और बेरिंग मासेस जो है पुलिस और बेरिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही लिखा हूँ। इन दिस प्रॉब्लम मासेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पुलिस एंड बेरिंग्स। ठीक है, तो अब तक प्रॉब्लम से हम डायरेक्ट मासेस को डिस्कस किया है। अभी यहाँ पे जो है मासेस को है इन टर्म्स ऑफ पुलिस और बेरिंग्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन डायग्राम निकालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे देखो ये शाफ्ट है, ये सेंटर लाइन जो है ये शाफ्ट है। ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3.6 मीटर लॉन्ग शाफ्ट, मतलब ये शाफ्ट का लेंथ जो है 3.6 मीटर है। तो यहाँ से एक्चुअली ये यहाँ पे एंड होता है, मतलब ये शाफ्ट जो है ओके, ये टोटल डिस्टेंस शाफ्ट का ये जो है मिडल लाइन जो है ये शाफ्ट है। तो इसका लेंथ यहाँ पे देखो, दोनों शाफ्ट का लेंथ जो है 3.6 मीटर है। तो ये एंड से ये एंड तक, तो यहाँ पे क्या है वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है। तो यहाँ पे देखो इतना ले लो आप, शाफ्ट का जो डिस्टेंस है 3.6 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये पुल्लीज हैं, ये फर्स्ट पुल्ली, सेकेंड पुल्ली और थर्ड पुल्ली। यहाँ पे देखो दो पुल्लीज जो है शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड है और एक पुल्ली जो है मिडल पे अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए 3.6 मीटर लॉन्ग शाफ्ट कैरीज 3 पुल्लीज, 2 at its 2 ends एंड द थर्ड पुल्ली एट द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शाफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये शाफ्ट है, ये लाइन जो है ये शाफ्ट है, और इनका इन दोनों ये शाफ्ट का लेंथ जो है 3.6 मीटर है। तो यहाँ पे मैं निकाला हूँ डिस्टेंस। नेक्स्ट जो है 3 पुल्ली में से 2 पुल्ली जो है शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शाफ्ट एंड होगा यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 पुल्लीज है, ये और ये शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड है। ये पुल्ली और ये पुल्ली जो है शाफ्ट के एंड पे अटैच्ड है, और एक पुल्ली जो है शाफ्ट के मिडल पे अटैच्ड है, शाफ्ट के मिडल पे अटैच्ड है। ठीक है, तो ये पुल्ली ए करके लिया हूँ, मतलब इसका मास जो है, ये पुल्ली का मास जो है एम ए करके लिया हूँ, ये पुल्ली का मास जो है एम सी करके लिया हूँ, और ये पुल्ली का मास जो है एम बी करके लिया हूँ। और इन तीनों पुल्लीज का प्लेन जो है ए बी सी करके लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मासेस दिया हुआ है, यहाँ पे मासेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तीनों पुल्ली का। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेरिंग्स दिया हुआ है, पुल्लीज पे बेरिंग्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 बेरिंग निकाला हूँ और दोनों का डिस्टेंस जो है 2.4 मीटर रहेगा।
यहाँ पे 2 बेरिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। द शाफ्ट रोटेट्स एट 300 RPM इन 2 बेरिंग्स 2.4 अपार्ट विथ इक्वल ओवरहैंगिंग्स ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे क्या है, 2 बेरिंग्स अटैच्ड है शाफ्ट पे और दोनों का डिस्टेंस है 2.4 मीटर रहेगा। जब ये दोनों का डिस्टेंस 2.4 मीटर रहेगा, ये जो पार्ट है देखो, यहाँ पे बेरिंग यहाँ पे अटैच्ड है, ये बेरिंग के बाद ये शाफ्ट जो है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस भी यहीं पे रहना चाहिए, इस साइड भी। यहाँ पे जो डिस्टेंस शाफ्ट का बचा हुआ है, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट शाफ्ट का जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का शाफ्ट जो है इस बेरिंग के साइड पे भी रहना चाहिए। तो मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी सेम रहना चाहिए, यहाँ जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल ओवरहैंगिंग्स। ये पार्ट को जो है बेरिंग के बाद का जो शाफ्ट पार्ट है ना, बेरिंग के बाद इस साइड का जो शाफ्ट, ये पार्ट जो है ना, इसको ओवरहैंगिंग पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी इस पार्ट से बेरिंग के बाद जो शाफ्ट जो है ना, उसको हम ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ द शाफ्ट बोलते हैं। मतलब ये हैंग हो रहा है बेरिंग से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ओवरहैंगिंग, ये पार्ट और ए पार्ट, ये दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस, शाफ्ट का टोटल डिस्टेंस जो है 3.6 है और यहाँ पे बेरिंग का डिस्टेंस है 2.4 मीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है अभी 3.6 माइनस 3.6 जो है यहाँ से यहाँ हुआ और 2.4 जो है यहाँ से यहाँ हुआ। सो 3.6 माइनस 2.4, 3.6 माइनस 2.4 जो है 1.2 हो रहा है। 1.2 जो है ना, इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। इसको डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 0.6 मीटर आता है। तो ये 0.6 मीटर इधर साइड रहेगा और नेक्स्ट 0.6 मीटर जो है यहाँ तक इधर रहेगा। मतलब दोनों साइड सेम डिस्टेंस रहना चाहिए। यहाँ पे 3.6 माइनस 2.4 किए तो आपको टोटल गैप डिस्टेंस मिलेगा आपको, और वो गैप डिस्टेंस को आपको डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि दोनों साइड जो इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। ये जो 0.6 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, डायनामिक रिएक्शन ऑन 2 बेयरिंग्स फाइंड करना है। तो मतलब ये डायनामिक रिएक्शन बेयरिंग से फाइंड करने के लिए हमको पहले बेयरिंग के मासेस फाइंड करना है, दोनों बेयरिंग के मासेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये बेयरिंग का जो मास है मैं ml करके लिया हूँ और ये बेयरिंग का प्लेन जो है L करके लिया हूँ। सिमिलरली ये बेयरिंग का जो मास जो है mm करके लिया हूँ और ये बेयरिंग का प्लेन जो है m करके लिया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्या करना है, टैबुलर कॉलम लिखना है। तो ये है टैबुलर कॉलम। ऑलरेडी मैं यहाँ पे टैबुलर कॉलम लिख चुका हूँ, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे टैबुलर कॉलम लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले कॉलम में प्लेन, नेक्स्ट मासेस, नेक्स्ट रेडियस, फोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन L। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस प्लेन L करके लिया हूँ। ये सेकेंड, यूजुअली हम क्या करते हैं सेकेंड प्लेन ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकेंड प्लेन, यहाँ पे देखो टोटल देखो 5 प्लेन्स हैं, A L B M C, टोटल कितने हैं 5 प्लेन्स हैं। इसमें से आप कौन सा भी प्लेन रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर कर सकते हैं। यूजुअली लेफ्ट साइड जो प्लेन्स रहते हैं उसको ही हम रेफरेंस प्लेन करके लेते हैं। तो यूजुअली, और मैं यूजुअली लेफ्ट साइड से सेकेंड प्लेन को ही रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे भी प्लेन L को मैं रेफरेंस प्लेन करके लिया हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन L। नेक्स्ट कॉलम इज कपल। अभी यहाँ पे देखो, प्लेन में जो है प्लेन में जो है आपको सभी प्लेन्स लिखना है। ये प्लेन के कॉलम में है ना, आपको सभी प्लेन्स को लिखना है। ये प्लेन के कॉलम में आपको सभी प्लेन्स लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो प्लेन्स जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड जैसे जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे कॉलम में लिखना है। यहाँ पे प्लेन के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे इस डायग्राम में लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जिस सीक्वेंस में ये प्लेन्स अरेंज्ड हैं, उसी सीक्वेंस में आपको इस प्लेन के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं,
यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्लेन जो है ए है, नेक्स्ट एल है, नेक्स्ट बी है, नेक्स्ट एम है, नेक्स्ट सी है, ए एल बी एम सी, तो वही लिखा हूँ ए एल बी एम सी। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी क्या करना है, मासेस लिखना है। यहाँ पे देखो प्लेन ए में जो है जो मास रहता है उसको यहाँ पे लिखना है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ एम ए करके, और इसका मास दिया हुआ है 79 kg करके क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो प्लेन ए में एम में अटैच्ड है और इसका मास जो दिया हुआ है 79 करके दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यल प्लेन है, तो यल प्लेन में एम एल मास है, तो उसको लिखा हूँ, उसका वैल्यू हमको मालूम नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बी प्लेन में एम बी अटैच्ड है, यहाँ तो बी प्लेन ये है और इसका मास जो एम बी है। ठीक है, इसका मास जो है एम बी है, और नेक्स्ट इसका मास दिया है 50 kg। नेक्स्ट प्लेन जो है एम है, इसके अंदर प्लेन एम के अंदर मास एम अटैच्ड है, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट प्लेन सी के अंदर मास सी अटैच्ड है, मास सी, और मास सी का भी वैल्यू दिया है 40 kg, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट रेडियस ऑफ रोटेशन सभी मासेस के लिखना है आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ए का रेडियस 3 mm करके, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.003 मीटर होगा। नेक्स्ट मास एल मतलब बेरिंग का रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आर एल करके लेता हूँ। नेक्स्ट मास बी का रेडियस दिया हुआ है 8 mm, आप यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 mm, 5 mm एंड नेक्स्ट 8 mm। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हूँ मैं। मास बी का रेडियस जो है 8 mm है, इसका रेडियस ऑफ इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.008 मीटर होगा। नेक्स्ट मास एम का रेडियस जो है आर एम है, और इसका वैल्यू मालूम नहीं हमको, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आर एम करके लिखा हूँ। नेक्स्ट जो है मास सी है, इसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो है 5 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.005 मीटर होगा। नेक्स्ट फोर्स आपको लिखना, आपको ऑलरेडी मालूम है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये इतना वैल्यू आएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो, इसका ये अननोन वैल्यू, इसको अननोन ही रखो। नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, अननोन है तो अननोन ही आएगा। नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन यल, यहाँ पे हम यल प्लेन को रेफरेंस प्लेन करके लिए हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्लेन जो है ये प्लेन है, ये प्लेन का डिस्टेंस यल से कितना है। यल प्लेन यहाँ पे है, ये प्लेन यहाँ पे है, ठीक है, ये प्लेन यहाँ पे है और यल प्लेन यहाँ पे है, दोनों का डिस्टेंस जो है 0.6 मीटर है, 0.6 मीटर है। और यहाँ पे देखो प्लेन ए जो है प्लेन यल के लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए यहाँ पे मैं -0.6 मीटर, और ये जो है मीटर में रहेगा, तो -0.6 मीटर, क्योंकि ये प्लेन ए जो है ना प्लेन यल के लेफ्ट साइड में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, और डिस्टेंस जो है 0.6 मीटर ये वाला। नेक्स्ट प्लेन जो है यल है, यल प्लेन का डिस्टेंस यल प्लेन से वो 0 रहेगा, तो इसको 0 लिखा हूँ। नेक्स्ट प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन यल से, यहाँ पे देखेंगे प्लेन बी यहाँ पे है और प्लेन यल यहाँ पे है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेज़र करना है आपको, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेज़र करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो प्लेन बी यहाँ पे, प्लेन यल यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमको मेज़र करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेरिंग का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है 2.4 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2.4 मीटर है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है, मतलब ये पॉइंट जो है ये दोनों बेरिंग का मिडल पॉइंट है। ये पॉइंट जो है दोनों बेरिंग का मिडल पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है इस वैल्यू का हाफ रहेगा। टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ 2.4 मीटर है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये दोनों बेरिंग का मिडल पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल यहाँ से 2.4 मीटर है, मतलब इसका 2.4 का हाफ, यहाँ से यहाँ जो है 2.4 का हाफ हो जाएगा, तो ये 1.2 मीटर होगा। ठीक है, तो वही डिस्टेंस यहाँ पे आपको लिखना है। और यहाँ पे देखो प्लेन बी जो है प्लेन यल से 1.2
मीटर पे डिस्टेंस पे है, और प्लेन बी जो है यल के राइट साइड में है, तो इसलिए मैं +1.2 करके लिखता हूँ, +1.2। नेक्स्ट प्लेन जो है प्लेन एम, यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्लेन जो है प्लेन एम है। प्लेन एम का डिस्टेंस प्लेन यल से, प्लेन एम कहाँ पे है देखो, पहले प्लेन यल यहाँ, प्लेन एम यहाँ पे है, प्लेन यल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 2.4 मीटर, तो वहीं यहाँ पे लिख दो 2.4 मीटर करके, ठीक है। नेक्स्ट प्लेन सी का डिस्टेंस प्लेन सी का डिस्टेंस प्लेन यल से, प्लेन सी का डिस्टेंस प्लेन यल से, तो पहले यहाँ पे देखो प्लेन सी कहाँ है, ये है प्लेन सी, और प्लेन यल जो है यहाँ पे है, प्लेन सी यहाँ पे है, प्लेन यल यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेज़र करो, यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 0.6 है, मतलब 2.4 प्लस 0.6, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.4 है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 0.6 है, 2.4 प्लस 0.6, 2.4 प्लस 0.6 दैट इज़ 3 मीटर होगा, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम दी रेफरेंस प्लेन यल। नेक्स्ट कपल लिखने के लिए क्या करना है, ये फोर्स वैल्यू और ये वैल्यू, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो वैल्यू यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये कपल होगा मास ए का। नेक्स्ट जो है दिस इंटू दिस, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, नेक्स्ट दिस इंटू दिस यू विल गेट 0.48, नेक्स्ट दिस इंटू दिस, सो यहाँ पे वही लिखा हूँ 0, यहाँ पे अननोन वैल्यू है MM 0.4 इंटू दिस, ये होगा। नेक्स्ट 3 इंटू 0.2 यू विल गेट 0.6, तो ये है कपल के वैल्यूज़, ओके। सो अभी क्या करना है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पुल्लीज जो है स्टैटिकली बैलेंस्ड है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है, द पुल्लीज आर सो कीड बोले तो अटैच्ड टू द शाफ्ट दैट असेंबली इज इन स्टैटिक बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल्लीज की वजह से शाफ्ट जो है स्टैटिकली बैलेंस्ड है, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में स्टैटिक बैलेंस है करके जब मेंशन किए रहते हैं, तो उस टाइम में आपको स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में पुल्लीज जो है स्टैटिक बैलेंस में है करके दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है कभी भी स्टैटिक बैलेंस है करके मेंशन कुछ किए रहता है ना, तो जब क्या करना है, आपको स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे, स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि स्टैटिक बैलेंस जो है पुल्लीज की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे बता रहे हैं वो, द पुल्लीज आर सो कीड टू द शाफ्ट दैट असेंबली इज इन स्टैटिक बैलेंस। तो यहाँ पे पुल्लीज की वजह से शाफ्ट जो है स्टैटिक बैलेंस हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम जो है नहीं, सिर्फ पुल्लीज के फोर्सेस के वैल्यूज़ को लेके हम क्या करेंगे, स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन निकालेंगे यहाँ पे। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो है ना, पुल्लीज के मासेस के वजह से शाफ्ट जो है स्टैटिक बैलेंस हुआ है, तो इसलिए स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन जो है ना, सिर्फ स्टैटिक के फोर्सेस के वैल्यूज़ लेके हम स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे, मतलब ए वैल्यू और ए वैल्यू, ये वैल्यूज़ लेके हम स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे। तो उससे पहले ये तीनों वैल्यूज़ देख के हम क्या करेंगे, स्केल सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वो वैल्यूज़ देख के मैं स्केल सेट कर रहा हूँ, 0.237 है, 0.4 है, 0.2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेता हूँ, 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ लेके, फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड सिक्स्थ वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो ये वाला है 0.237 करके, फर्स्ट वैल्यू जो है 0.237 करके है। तो यहाँ पे देखो कौन से भी मास का यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वैल्यू को ही रेफरेंस मास करके अज्यूम करता हूँ, मतलब इसका एंगल, मास ए का जो एंगल रहेगा 0 करके कंसिडर करता हूँ। मास ए का एंगल जब आप 0 करके कंसिडर करते हैं, तो इसका लाइन जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, ठीक है।
इसको मैं रेफरेंस मास करके कंसिडर करता हूँ। मास ए को जो है ना रेफरेंस मास करके एज्यूम करता हूँ। सो जब आप मास को रेफरेंस मास करके एज्यूम करते हैं तो उस मास का एंगल रहेगा 0, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगा उस मास के फोर्स का। एज्यूमिंग मास ए दैट इज assuming mass A, that is MA, is having 0 degrees, that is assuming mass A is having 0 degrees। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नहीं तो आप मास ए रेफरेंस करके भी लिख सकते हैं, तो वही लिख देता हूँ मैं। वही जो पिछले प्रॉब्लम में सेंटेंस लिखा था ना, वही लिख देता हूँ तो आपको भी आसानी होगी समझने में। Assuming mass A, that is MA, as reference mass, okay, that is angle of mass A, that is MA, is 0 degrees, okay। तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का एक आर्क निकालता हूँ, क्योंकि हमको उस वैल्यू का मतलब मास बी का एंगल मालूम नहीं है। 4 सेंटीमीटर एक आर्क निकाल दो। 4 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे आर्क, ये पॉइंट से मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको ये होगा नेक्स्ट पुल्ली का वैल्यू है, 0.2 है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है बेयरिंग का, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पुल्ली का वैल्यू है 0.2 है। तो अगेन इसको पहले हम क्या करेंगे, स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो 0.2 का हम स्केल में कन्वर्ट किए हुए हैं, मतलब वही स्केल लिए हुए हैं। 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर करके, 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर करके लिए। तो यहाँ पे वैल्यू 0.2 ही है, तो 0.2 का लाइन जो है 2 सेंटीमीटर लाइन बनेगा, और वो लाइन जो है मास सी का रहेगा। और यहाँ पे भी हमको मास सी का एंगल मालूम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, मास सी का लाइन जो है यहाँ पे एंड होने वाला है, तो ये पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर का लाइन, 2 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देता हूँ। टू सेंटीमीटर का आर्क मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि सी लाइन जो है, मास सी का जो लाइन है यहाँ पे एंड होने वाला है ओ पे, ठीक है। तो इसलिए वो पॉइंट से आर्क निकाला मैं। ये जो है आर्क जो है 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों आर्क इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये आर्क को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जो दोनों आर्क जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, वो पॉइंट जो है हमारा बी पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट ए टू बी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये लाइन जो है मास बी का रहेगा। नेक्स्ट बी टू ओ आपको ज्वाइन करना है, ये लाइन जो है मास सी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन जो है 0.237 का है। नेक्स्ट ये लाइन जो है 0.4 का है। नेक्स्ट ये पॉइंट लाइन जो है 0.2 का है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये दोनों लाइन के एंगल्स को मेज़र करना है। मेज़र करके स्पेस डायग्राम निकालना है। यहाँ पे देखो
मास बी, ये लाइन है, मास बी का लाइन ए है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेज़र करता हूँ। स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन 0.4 ए टू बी, वो लाइन का एंगल मेज़र करूँगा और वो एंगल जो है मास बी का रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन का एंगल कुछ 157, सॉरी 1 इस लाइन का जो एंगल है 156 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो है 156 रहेगा। तो ये एंगल जो है मास बी का रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ पुल्ली बी इज़ 156 डिग्रीज और बुक में वैल्यू जो है 154 है। ओके, नेक्स्ट ये लाइन का एंगल मेज़र करूँगा और वो लाइन का एंगल जो है मास सी का रहेगा, मतलब सी पुल्ली का एंगल रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रहा हूँ। इस लाइन का एंगल मेज़र करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल रहा हूँ और वो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको एंगल मेज़र करना पड़ेगा। और इस मॉड्यूल में आपको सभी एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज में लेना है। 180 हुआ, 180 प्लस 50, 180 प्लस 130, 180 plus 130, you will get 310 degrees. Sorry, 180 plus 129 है। एंगल ऑफ पुल्ली सी 180 प्लस 129, तो आपको मिलेगा 309 डिग्रीज। ओके, तो बुक में दिया हुआ है 306 डिग्रीज। ओके, ये हो गए पुल्ली बी और पुल्ली सी, मतलब मास बी और मास सी का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, स्पेस डायग्राम निकालता हूँ। स्पेस डायग्राम निकालता हूँ क्योंकि हमको 3 मासेस के एंगल्स मालूम हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला मास जो है मास ए निकालूंगा। स्पेस डायग्राम में जो है पहला मास जो है मास ए निकालूंगा, क्योंकि मास ए को हम रेफरेंस मास करके लिए हैं और उसका एंगल रहेगा 0 डिग्रीज। 0 डिग्रीज बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे। और नेक्स्ट मास जो है पुल्ली बी है, इसका एंगल है 156 डिग्रीज, तो 156 डिग्रीज मेज़र करके निकालेंगे। नेक्स्ट मास सी, मतलब पुल्ली का एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालता हूँ मैं। ये होगा स्पेस डायग्राम। ये मास ए है और मास ए से मास बी मेज़र किया हुआ है 156 डिग्रीज पे, और नेक्स्ट मास सी निकाला हुआ है 309 डिग्रीज मास ए से। मास सी जो है मास ए से 309 डिग्रीज पे निकाला हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये होगा स्पेस डायग्राम, ठीक है। ये जो है फाइंडेड वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यू जो फाइंडेड वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन्स निकाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्या करना है, फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन निकालने के लिए पहले फोर्स पॉलीगॉन निकालेंगे या कपल पॉलीगॉन निकालेंगे, तो वो डिसाइड करने के लिए आपको ये दोनों कॉलम्स को देखना पड़ेगा, दोनों कॉलम्स के वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फोर्स कॉलम में 2 अननोन है, ये और ये। नेक्स्ट कपल कॉलम में ये एक ही अननोन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कपल पॉलीगॉन निकालेंगे। अभी क्या करें, कपल पॉलीगॉन निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना है, स्केल सेट करना है। कपल की वैल्यूज़ देख के स्केल सेट करना है।
तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन की वैल्यूज़ देखेंगे स्केल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो -0.14 है, 0.4 है, 0.6 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन सेम स्केल लेता हूँ। यहाँ पे जो लिए थे ना इसमें वही स्केल लेता हूँ स्टैटिक फोर्स पॉलीगॉन के लिए। 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर करके लेता हूँ। ठीक है, तो पहला वैल्यू देखो यहाँ पे -0.1422 है। तो इसको स्केल में कन्वर्ट करो पहले। यहाँ पे देखो 0.2 न्यूटन इज इक्वल 2 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, -0.1422 न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर है, कपल पॉलीगॉन निकाल रहे हैं तो ये न्यूटन मीटर रहेगा, न्यूटन मीटर रहेगा। 0.1422 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। सो ये इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ 0.2 कनेक्टेड है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखो। नेक्स्ट ये जो वैल्यूज़ कनेक्टेड है इसको न्यूमरेटर में लिखो, 0.1422 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू -1422 इंटू 2। यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.4 सेंटीमीटर्स। ये वैल्यू मिलेगा आपको 1.422 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मैं निकालूंगा 1.4 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, ये जो है माइनस वैल्यू है, -1.4 सेंटीमीटर लूँगा अप्रॉक्सीमेटली। माइनस बोले तो आपको लाइन जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड में निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है मास ए का है, ये वैल्यू जो है मास ए का है। तो यहाँ पे देखो स्पेस डायग्राम में मास ए जो है परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि इसका एंगल है 0। तो यहाँ पे देखो मैं एक 1.4 सेंटीमीटर का लाइन निकालूंगा और हॉरिजॉन्टल निकालूंगा और वो लाइन जो है मास ए का पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1.4 बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। यहाँ पे देखो O2A निकाला, ये लाइन जो है -0.1422 का लाइन है, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो कपल कॉलम में ये नेक्स्ट वैल्यू 0, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू 0.48 और ये वैल्यू जो है मास बी का है, ये वैल्यू जो है मास बी का है। तो पहले जो है आप स्केल में कन्वर्ट करो 0.48 को, वही सेम प्रोसीजर 0.4 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 0.48 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको कनेक्ट करो, नेक्स्ट इसको कनेक्ट करो। तो 0.4 क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको डिनोमिनेटर में लिखो 0.2 और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखो। तो 0.4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 4 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। सो ये पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। ये वैल्यू जो है पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे बी निकला है ना, यही डायरेक्शन में ये पॉइंट से निकालना है बी का पैरेलल। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है मास बी का है। तो
ये जो वैल्यू का है ना 48 है ना, सॉरी यहाँ पे मैं स्केल थोड़ा गलत लिया हूँ, स्केल थोड़ा गलत कन्वर्ट किया था मैं। यहाँ पे देखो 0.48 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। सो इसको मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो, तो ये जो नंबर्स जो कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो 0.48 इंटू 2। सो यू विल गेट 0.48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.2। सो 4.8 सेंटीमीटर लाइन बनेगा, 4.8 सेंटीमीटर लाइन बनेगा। ठीक है, वो लाइन जो है ए पॉइंट से निकालना है। और यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है 0.48 मास बी का है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट से 4.8 सेंटीमीटर लाइन निकालेंगे, 4.8 सेंटीमीटर लाइन निकालेंगे, और वो लाइन जो है मास बी का पैरेलल रहेगा, मास बी का पैरेलल। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी निकल चुका है लेफ़्ट साइड में, तो वही लाइन से मैं बी का एंगल यहाँ पे देखो 156 है। बी का एंगल ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब मास ए के साथ 150 डिग्रीज है, तो ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 156 डिग्रीज एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करूँगा, और वो लाइन 4.8 सेंटीमीटर का लाइन निकालूँगा। तो यहाँ पे है ये एंगल का लाइन पॉइंट, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो ये होगा लाइन मास बी का पैरेलल, ये पॉइंट जो है बी करके लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो है ये वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू जो है 0.6 है, ये जो वैल्यू है मास सी का है। ठीक है, तो पहले 0.6 को आप जो है ना स्केल में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो 0.6 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो ये इसको कनेक्ट करो और इसको कनेक्ट करो। सो क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो 0.2, ये जो वैल्यूज़ कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो। तो यहाँ पे देखो 0.6 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.2, सो 6 सेंटीमीटर लाइन निकालना होगा। तो ये बी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर लाइन निकालना होगा, और वो लाइन जो है मास सी का पैरेलल रहेगा। तो मास सी का पैरेलल निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मास सी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है 309 डिग्रीज पे एंगल बनाया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं बी पॉइंट से एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से मैं 309 डिग्रीज लाइन मेज़र करूँगा। डिग्रीज एंगल मेज़र करूँगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो वो लाइन निकाला, तो वो लाइन जो है मास सी का पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सिर्फ रेफरेंस के लिए निकालना हूँ, पैरेलल लाइन निकालने के लिए ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 309 डिग्रीज मेज़र करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ से यहाँ 180 डिग्रीज होगा। नेक्स्ट 180 प्लस 129, 180 प्लस 129, तो यहाँ पे आएगा ये यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट पे यहाँ पे एंगल बनाए, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर लाइन निकाल दो। तो और एक बार चेक कर रहा हूँ मैं एंगल सही है क्या नहीं। ओके, 6 सेंटीमीटर लाइन निकाल दो। तो ये हुआ सी पॉइंट, ये लाइन बना भी पैरेलल। ये जो एंगल जो मैं मेज़र करता हूँ ना एंटी क्लॉकवाइज में, वो जो है मैं पैरेलल निकालने के लिए एंगल मेज़र करके ऐसे लाइन निकालता हूँ। अभी ये लाइन जो है मास सी का पैरेलल रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट ये लाइन जो है 0 पॉइंट ये लाइन जो है 0.48 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 0.48, और ये लाइन जो है 0.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन जो है 0.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो कपल के कॉलम में सभी नॉन वैल्यूज़ के लाइंस निकाल दिया हम, तो अननोन रहेगा ये। तो अभी क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट को डॉटेड लाइन से जोड़ दो। ठीक है, और ये लाइन जो है कपल के कॉलम में देखो ये अननोन वैल्यू है, तो वो ये डॉटेड लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। 2.4 एम एम आर एम। एम आर एम। ठीक है, और ये डिस्टेंस ये लाइन का डिस्टेंस मेजर करके हम क्या करेंगे, एम आर एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। ये जो 3.5 ओ सी इज इक्वल टू 3.5 है। यहाँ पे ओ सी का डिस्टेंस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और ये ओ सी जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको है ना, इस वैल्यू को इक्वेट कर दो और स्केल को मल्टीप्लाई कर दो। 2.4 एम आर एम इज इक्वल टू 3.5, सॉरी ओ सी लिखो पहले, ओ सी इंटू स्केल। सो 2.4 एम आर एम, ओ सी इज़ 3.5 इंटू स्केल इज़, स्केल को वहाँ पे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे स्केल को मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो यहाँ पे स्केल सेट किए रहते हैं ना, यहाँ पे राइट साइड वैल्यू इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 को जो है ना राइट साइड में लो, तो ये क्या होगा 0.2 डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एम आर एम इज इक्वल टू, यहाँ पे 2.4 है, 3.5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.35, तो एम आर एम 0.35 डिवाइड बाई 2.4, सो एम आर एम इज इक्वल टू 0.35 डिवाइड बाई 2.4, दैट इज 0.145। ये जो है एम आर एम का वैल्यू है। और यहाँ पे देखो ये लाइन का जो एंगल है, ये लाइन ओ सी जो लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.4 एम आर एम। और यहाँ पे देखो 2.4 एम आर एम जो है मास एम का वैल्यू है। 2.4 एम आर एम जो है मास एम का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो है 2.4 एम आर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन का एंगल जो है मास एम का एंगल रहेगा। ये लाइन का जो एंगल है मास एम का एंगल रहेगा, तो ये लाइन का एंगल फाइंड करना है। तो ये लाइन का एंगल फाइंड करने के लिए ये लाइन जो है सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। सी पॉइंट से राइट साइड में एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, रेफरेंस लाइन, और ये लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करो। तो ये होगा 55, ये एंगल होगा। और एक बार चेक करेंगे, फिफ्टी 4 डिग्रीज, सॉरी 53, तो ये एंगल जो है 53 है। (53 डिग्रीज है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ऑफ मास एम दैट इज इक्वल टू 53 डिग्रीज। ओके, ये होगा कपल पॉलीगॉन। नेक्स्ट अभी क्या करना है, फोर्थ पॉलीगॉन निकालना है। उससे पहले जो है ना
फोर्स पॉलीगॉन निकालने से पहले यानी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मास यम का एंगल फाइंड किए 53 डिग्री। इसको जो है ना आप स्पेस डायग्राम में निकाल दो। यहाँ पे स्पेस डायग्राम है, तो स्पेस डायग्राम देखो, सभी एंगल जो है मास ए से मेज़र किए हैं, तो ये मास यम को भी जो है ना मास ए से ही मेज़र करो 53 डिग्रीज। 53 डिग्रीज, यहाँ पे 53 डिग्रीज है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन निकाल दो 53 डिग्रीज पे। ये जो है मास यम है। डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्स पॉलीगॉन निकालना। तो फोर्स पॉलीगॉन निकालने के लिए फोर्स पॉलीगॉन की वैल्यूज देखना है। यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन की वैल्यूज 0.237 है, इसको आना, इसको छोड़ दो, 0.4 है, नेक्स्ट 0.2 है। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हम फाइंड किया अभी, इसका वैल्यू जस्ट नाउ फाइंड किया, यहाँ पे देखो जस्ट नाउ फाइंड किया, दैट इज 0.145, तो वही वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है 0.145, ठीक है। मतलब ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है और ये भी नोन है, ठीक है। तो अभी हमको ये सभी वैल्यूज़ देख के हमको स्केल सेट करना है। तो अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उन सभी वैल्यूज़ के हिसाब से स्केल सेट करता हूँ। सेम स्केल ले लेता हूँ, स्केल इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर करके लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू फोर्स पॉलीगॉन निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू जो है 0.237 है। तो पहले इसको स्केल में कन्वर्ट कर दो। हम स्केल सेट किए 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, 0.237 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिनोमिनेटर में लिखो 0.2 और इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा 0.237 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.2, so you will get 2.37 centimeters. So approximately I will take 0.3 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी 0.3 सेंटीमीटर लाइन निकालूंगा, ठीक है। और वो लाइन जो है मास ए का हॉरिजॉन्टल लगेगा, क्योंकि ये 0.37 जो है ना मास का ए का वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं अभी जो लाइन बनाऊंगा 2.3 सेंटीमीटर का, वो लाइन जो है मास ए का पैरेलल बनाऊंगा। मास ए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। जीरो पॉइंट 2.3 सेंटीमीटर। ये होगा लाइन 0.37 का लाइन। ये लेफ़्ट टू राइट निकाला हूँ क्योंकि ये वैल्यू जो है 0.37 पॉजिटिव में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वैल्यू जो है पॉजिटिव में, तो इसलिए लेफ़्ट टू राइट निकाला हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जो है ये अननोन, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू जो 0.4 है और ये जो है बी का वैल्यू है। तो पहले स्केल में कन्वर्ट करता हूँ 0.4 को, यहाँ पे देखो 0.4 न्यूटन को कन्वर्ट किया हूँ मैं। यहाँ पे देखो 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 0.4 न्यूटन इज इक्वल कितना सेंटीमीटर। तो इसको एरो मार्क्स डालो ऐसे, तो क्वेश्चन मार्क के साथ कनेक्टेड जो है 0.2 है, इसको डिनोमिनेटर में लिखा हूँ। नेक्स्ट जो वैल्यूज जो है कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखा हूँ। कैलकुलेट किया तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लाइन निकालना है, और वो लाइन जो है ये जो मास बी का पैरेलल निकालना है। ये मास बी का पैरेलल निकालना है क्योंकि 0.4 न्यूटन जो है ना मास बी का वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉइंट ए से एक लेफ़्ट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ।
ठीक है, रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे देखो मास बी जो है ये लेफ़्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 156 डिग्रीज एंगल बनाया हुआ है। तो 156 डिग्रीज एंगल मेज़र करके 4 सेंटीमीटर का लाइन निकाल दिया, तो वो लाइन जो है इसको पैरेलल रहेगा मास बी को। ये लाइन जो है 0.4 न्यूटन का रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू जो 0.2 है, ये सॉरी नेक्स्ट वैल्यू जो है ये है, क्योंकि ये भी नाउन वैल्यू है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाउन वैल्यू बोले तो 0.145 फाइंड किया है। ये वैल्यू जो है मास एम का रहेगा। तो पहले 0.145 पहले हम 0.145 को स्केल में कन्वर्ट करेंगे। 0.145 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आरो मार्क्स डालो। तो 0.2 को डिनोमिनेटर में लिखो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ कनेक्टेड है। 0.145 इंटू 2 इज इक्वल टू, फाइंड कर दो, 0.145 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये होगा 1.45 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आई विल टेक 1.4 सेंटीमीटर लाइन, अप्रॉक्सीमेटली मैं 1.4 सेंटीमीटर लाइन लूँगा। और वो लाइन जो है यहाँ से ये बी पॉइंट से निकालना है, और वो लाइन जो है यहाँ पे देखो मास एम, इसका पैरेलल निकालना है। यहाँ पे देखो मास एम जो है यह हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्रीज एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 53 एंगल मेज़र करके एंगल मेज़र करके 1.4 सेंटीमीटर लाइन निकाल देंगे, तो वो मास एम का पैरेलल रहेगा 53 डिग्रीज। ये होगा 1.4 सेंटीमीटर लाइन, मतलब ये 0.145 का लाइन, ये होगा सी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू 0.2 वैल्यू है, ये वैल्यू जो मास सी का है। यहाँ पे स्केल भी ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर करके। तो ऑलरेडी यहाँ पे 0.2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 0.2 है, तो 0.2 बोले तो 2 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। और वो जो लाइन जो है मास सी का पैरेलल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मास सी जो है मास ए के साथ एंटी क्लॉकवाइज में 3 डिग्रीज एंगल पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे भी क्या करता हूँ, उसका पैरेलल निकालने के लिए एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ पहले। रेफरेंस के लिए, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज में 309 डिग्रीज मेज़र करता हूँ। ये 180 प्लस 129, ठीक है। यहाँ से ये लाइन से 2 सेंटीमीटर लाइन निकालना है। ये एंगल का पॉइंट है यहाँ पे। ये पॉइंट जो है डी पॉइंट, ये लाइन का वैल्यू जो 0.4 है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट जो है डी पॉइंट है, और ये लाइन जो है 0.2 का है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो फोर्स के कॉलम में सभी वैल्यूज़ ख़त्म है एक्सेप्ट दिस वैल्यू, अननोन वैल्यू। अभी ये अननोन वैल्यू का हम कैसे फाइंड करेंगे बोले तो पहले यहाँ पे देखो ये फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम को क्लोज कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जोड़ दो डॉटेड लाइन से। ये जो डॉटेड लाइन जो है वो अननोन वैल्यू एम एल इंटू आर एल उसको रिप्रेजेंट करेगा, और उसका डायरेक्शन रहेगा ऐसे। तो ये लाइन का जो डिस्टेंस मेज़र करके आपको एम एल और आर एल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
यहाँ पे अभी क्या करना है, एम एल आर एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ओ डी इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ओ डी का वैल्यू जो है, ओ डी का जो डिस्टेंस है, ओ डी का जो डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी क्या करना है, एम एल, ये जो ओ डी जो लाइन है एम एल और आर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एम एल आर एल इज इक्वल टू ओ डी इंटू स्केल। सो एम एल इंटू आर एल इज इक्वल टू ओ डी का वैल्यू है 1.3 और स्केल, यहाँ पे स्केल को नोट किया तो क्या होता है, इसको राइट साइड में लिया तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। सो एम एल आर एल इज इक्वल टू यू विल गेट 1.3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2, सो 0.13। सो ये होगा एम एल आर एल का वैल्यू। ठीक है, और एम एल आर एल जो है मास यल का वैल्यू है, मास यल का वैल्यू है। तो इसका मास यल का एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, ये मास यल का, ये एम एल आर एल का लाइन जो है ऐसे ये डायरेक्शन में निकला है, मतलब डी से ओ तक। तो डी पॉइंट पे आपको एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के ये ओ डी लाइन का एंगल मेजर करता हूँ। यहाँ पे 180 होगा, 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इज 240। सो एंगल ऑफ मास यल दैट इज 240 डिग्रीज। बुक में 235 डिग्रीज है, तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ राइट। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है, डायनामिक reactions on bearings, two bearings, dynamic reactions on two bearings, that is M and L. So so first I will find out dynamic reaction on bearing M। तो डायनामिक रिएक्शन ऑन बेयरिंग एम के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। मास ऑफ बेयरिंग एम into radius of bearing r into radius of bearing m into angular velocity स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। यहाँ पे देखो एम एम आर एम का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, यहाँ पे देखो एम एम आर एम का वैल्यू तो हम फाइंड किए हैं। ठीक है, और अननोन वैल्यू होगा यहाँ पे ओमेगा। ठीक है, ओमेगा अननोन है, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन बाई 60। यहाँ पे क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू, सॉरी स्पीड का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो स्पीड एन का वैल्यू दिया है 300, तो सब्स्टिट्यूट करो और ओमेगा फाइंड करो। 2 पाई एन मीन्स 300 डिवाइड बाय 60। सो ओमेगा इज इक्वल टू यू विल गेट you will get 2 into pi into 300 divided by 60, so 31.415। सो ये वैल्यू को है ना यहाँ पे इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करको, देयरफॉर डायनामिक रिएक्शन ऑन बेयरिंग एम that is equal to mm rm and this is omega square। so mm rm is equal to, ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया हम ऑलरेडी, mm rm का वैल्यू 0.145 इंटू दिस होल स्क्वायर 31, ओमेगा बोलो तो 31.415 होल स्क्वायर। सो 31.415 square into 0.145, so you will get 143.10 न्यूटन। ओके, सो ये रिएक्शन बोले तो फोर्स,
रिएक्शन बोले तो फोर्स, ये होगा डायनामिक रिएक्शन ऑन बेरिंग एम। नेक्स्ट डायनामिक रिएक्शन ऑन बेरिंग एल। नेक्स्ट जो है डायनामिक, ये होगा ये सेकेंड वन, डायनामिक रिएक्शन ऑन बेरिंग एल। सो दैट इज इक्वल टू एम एल आर एल ओमेगा स्क्वायर। सो एम एल आर एल का वैल्यू तो हमको मालूम है, ओमेगा का वैल्यू भी हमको मालूम है। सो एम एल आर एल का वैल्यू जस्ट नो हम कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पर देखो 0.13 को सब्स्टिट्यूट करो, और ओमेगा का वैल्यू जो है 31 पॉइंट समथिंग, दैट इज 31.415 होल स्क्वायर। सो इसको मल्टीप्लाई करो 0.13 इंटू सो आपको मिलेगा 128 पॉइंट समथिंग, लेट मी चेक, 31.415 स्क्वायर इंटू, सो 128.29 आ रहा है। ये थोड़ा वैल्यू बुक वैल्यू से थोड़ा डिफ़र हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे लाइंस जो है ना थोड़ा ज़्यादा कम हुए रहते हैं, तो आप सही से निकालो, आपको सही वैल्यू मिल जाएगा। ये बुक वैल्यू से थोड़ा डिफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम में निकालने में कुछ थोड़ा आगे पीछे हुआ रहता है, तो आप सही से निकालो, ये वैल्यू सही आएगा। बुक में 150 नियर 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ट्राई करो, आप सही आंसर निकालो, ठीक है। ये तो प्रोसीजर है, मैं बता चुका हूँ। थैंक यू।